गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज पद्मा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। आज हम आईआर की क्लास में नौ यथार्थवाद यानी कि नियो रियलिज्म पर हम डिस्कशन करेंगे और इस जो आईआर का ये पार्ट है आज इसको हम कंप्लीट करेंगे इसी सेशन में। और यहाँ पर कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है पॉलिटिकल साइंस का टीजीटी पीजीटी का। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। आप यहाँ से सारे नोट्स बना सकते हैं। यदि आपने कोचिंग नहीं भी ली है तो यहाँ से सारे नोट्स बना करके आप अपनी फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब यदि आप करते हैं तो ऑल पे जो नोटिफिकेशन होगा उसको ऑल पे क्लिक करेंगे ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पर टीजीटी एंड पीजीटी से रिलेवेंट ही सारे वीडियोस निकलते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस हो या फिर एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हों या फिर आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियोस हों, क्लासेस हों, तो सब आपके रिलेवेंट यानी कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वही वीडियोज आते हैं। तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे और आप हमें हमारे टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जो कि पोल पाथ के नाम से बना हुआ है। पोल पाथ इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आप हमें फॉलो कर पाएंगे। और वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ वगैरह होती हैं तो वो मैं अपलोड कर देती हूँ एग्जाम टाइम पर। चलिए देखेंगे आज का हम नौ यथार्थवाद के बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने मार्गिन थाउ का यथार्थवाद देखा था और जो राजनीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति यानी कि आईआर एंड आईपी में क्या अंतर है, कौन कौन सी दो विचारधाराएं हैं जिसपे पूरा ये आईआर जो है बेस्ड है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो यदि आपने अभी तक इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हो तो वो आप पक्का देख लीजिएगा, तभी आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं नौ यथार्थवाद यानी कि न्यू रियलिज्म। Realism considers politics based on force because national interest is paramount and force is important for the promotion of national interest। तो जो यथार्थवाद है, यथार्थवाद क्या कहता है कि राजनीति को बल पर आधारित मानता है। ये शक्ति को सबसे ज्यादा महत्व देता है क्योंकि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है इसके लिए। और राष्ट्र हित का संवर्धन यानी कि जो राष्ट्र हित का प्रमोशन है वो शक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। और इसके प्रमोशन के लिए शक्ति महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर कोई प्ले करता है किसी राष्ट्र के राष्ट्र हित के संवर्धन के लिए तो वो है शक्ति यानी कि पावर। तो ये नौ यथार्थवाद के बारे में कुछ मेन पॉइंट हैं जो कि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और मैं उम्मीद करूंगी कि आप पेन और पेपर के साथ बैठे हैं और सारे आप अपने नोट्स कीवर्ड्स के अपने फॉर्म में अपने लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आपको समझ आती है शॉर्टेस्ट नोट्स आपके तैयार हो जाने चाहिए, ताकि आपको जो है एग्जाम टाइम में एक क्विक रिवीजन लेने के लिए यहाँ वहां ना देखना पड़े या फिर पूरी थ्योरी उलट उलट पुलट करके आपका टाइम वेस्ट ना हो। सेकंड देखेंगे हम क्या कह रहा है कि नियो रियलिज्म इज द contribution of the ideas of Kenneth Waltz, who has given his thought in his book Theory of International Politics। तो जो नौ यथार्थवाद का ये जो विचार है ये किसकी देन है, तो केनेट वाल्ट्स की देन है ये, जिन्होंने इनकी पुस्तक कौन सी थी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये इनकी पुस्तक है। इसी में ही अपने इन्होंने नौ यथार्थवादी विचारों को स्पष्ट किया है। और ये क्वेश्चन घुमा करके भी आता है कि नौ यथार्थवादी का फादर किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, संस्थापक कई तरह से उसको माना जाता है। तो आप जो है केनेथ वर्ड्स को ही नाम लिखेंगे और ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, इसके सामने इम्पोर्टेंट लिख लेंगे। आगे क्या है कि द सपोर्टर ऑफ न्यू रियलिज्म आर द फॉलोज, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर नाम नहीं दिए गए। चलिए इधर देख लेते हैं। जो नौ यथार्थवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं कौन कौन से हैं, केनेथ वाल्ट्ज हो गए, जोसेफ प्रिस्को हो गए, रॉबर्ट गिलपिट हो गए, वोहिन और रेमंड आरो, चार्ल्स ग्रेशर और नाई, ये सभी जो हैं क्या हैं, किसके सपोर्टर हैं, जो न्यू रियलिस्ट अप्रोच है इसके जो है ये सभी सपोर्टर हैं। आगे क्या है कि मार्गन थाउज रियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इग्नोर्स इंटरनेशनल पीस कोऑपरेशन एंड इंटरनेशनल ब्रदरहुड विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ह्यूमन नेचर। तो जो मार्गन थाउ का ये रियलिज्म है ये क्या करता है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स होती है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इसमें जो पीस यानी कि सहयोग, शांति और
भाईचारे, इन सबको क्या करता है, अस्वीकार करता है, जिसकी वजह से मानव प्रकृति की व्याख्या करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस रियलिज्म इज रिफाइंड फॉर्म ऑफ न्यू रियलिज्म विच इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिक बिलीव्स। तो प्रक्रिया के अनुरूप क्या है, यथार्थवाद क्या है, नौ यथार्थवाद क्या है, यथार्थवाद का ही परिष्कृत रूप है। यानी कि ये जो नौ यथार्थवाद है कहाँ से निकला है, यथार्थवाद से निकला है। उसी का परिष्कृत रूप है, उसी का संशोधित स्वरूप है। और इसकी जो है जो मूल मान्यताएं हैं तो कौन कौन सी हैं वो हम देख लेंगे। किसकी, नौ यथार्थवाद की। नौ यथार्थवाद की यहाँ पर हम मूल मान्यताएं जो है देख रहे हैं। और ये कौन कौन सी है, और ये एक बात यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो नौ यथार्थवाद है किसका संशोधित रूप है, यथार्थवाद का ही संशोधित रूप है। वो यथार्थवाद का खंडन नहीं करता है, उसी का परिष्कृत रूप है, उसी का एडवांस वर्जन है। पहला क्या है इसकी मूल मान्यताओं में, और along with conflict cooperation has an important role in international politics। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष के साथ साथ सहयोग की प्रभावी भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्या है इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट नव यथार्थवाद का, न्यू रियलिज्म का, ये कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एन एनार्किस्ट सिस्टम, देयर इज नो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल पावर। तो यहाँ पर क्या है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक अराजकतावादी व्यवस्था है। कोई यहाँ पर क्या है, कोई सर्वमान्य अंतरराष्ट्रीय शक्ति नहीं है। जैसे कि राज्यों में एक देश के अंतरराज्य का यहाँ पर संबंध किससे है कि हम किसी देश की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि राज्यों में, या फिर सीधे सीधे बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, किसी देश में एक क्या होती है, एक सरकार होती है जिसका जो कानून होता है, रूल्स होते हैं, वो सभी उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरह की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। तो ये कैसी है, अराजकतावादी व्यवस्था है। यहाँ पर कोई सर्वमान्य कानून नहीं है, सर्वमान्य अंतरराष्ट्रीय शक्ति नहीं है जिसका जो है सभी देश फोर्सफुली उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। ऐसे कोई सर्वमान्य अंतरराष्ट्रीय शक्ति नहीं है, कोई संस्था ऐसी नहीं है। तो ये बात जो है, क्योंकि जो संस्थाएं बनी हैं वो कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती हैं। तो जो गरीब देश हैं उनके प्रति उनका कुछ रवैया अलग होता है, जो अमीर देश हैं तो उनके प्रति कुछ उनका जो है अलग रवैया होता है। तो इसलिए उनको उतना जो है, जो ओहदा, जो उनको पावर मिलनी चाहिए, वो देश वो पावर उनको दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या है, जो है पक्षपातपूर्ण है। यानी कि किसी न किसी का पक्षपात वो लेते रहते हैं। तो इसलिए जो है अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, सर्वमान्य व्यवस्था नहीं बन पाई है। थर्ड पॉइंट क्या है नव यथार्थवाद में, तीसरा पॉइंट है कि it describes international events not according to the national interest of state but according to structure of the national system। तो जो ये अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का वर्णन ये किया, नौ यथार्थवाद की बात हो रही है, तो नौ यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का वर्णन राज्यों की राष्ट्रीय हितों के अनुसार नहीं करता है, बल्कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के अनुसार करता है। तो ये क्या करता है कि जो अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हैं उनका वर्णन राष्ट्रीय हितों के अकॉर्डिंग नहीं करता है, बल्कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना है उसके अकॉर्डिंग ये करता है। तो ये 3 पॉइंट जो है नव यथार्थवाद के मेन है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इनको आप अपनी लैंग्वेज में शॉर्टेस्ट नोट्स के रूप में लिख सकते हैं ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। आगे क्या है कि आईपी में नौ यथार्थवाद के कई स्वरूप हैं जो अपनी प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न हैं। देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ नियोरियलिज्म इन आईपी which are differ according to their nature। तो which are differ according to their nature, यहाँ पर नियो हो जाएगा, नियो रियलिज्म। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो पहला हो गया स्ट्रक्चरल रियलिज्म, यानी कि संरचनात्मक नौ यथार्थवाद, और यही जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और दूसरा क्या है मॉडर्न नियो रियलिज्म,
यानी कि आधुनिक नव यथार्थवाद। तीसरा है रियलिज्म, लिबरल नियो रियलिज्म, उदारवादी नव यथार्थवाद। चौथा है आक्रामक नव यथार्थवाद, यानी कि अग्रेसिव नियो रियलिज्म। और पांचवा है पैसिफिज्म नियो रियलिज्म, शांतिवाद नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद, तो ये सारे जो हैं किसके हैं, नव यथार्थवाद के ये सारे स्वरूप हैं। इसमें क्या है, जो नव यथार्थवाद के सभी स्वरूपों में जो संरचनात्मक यथार्थवाद है ये सबसे ज्यादा प्रभावी इसको माना जाता है, जो कि हमने पहले बताया। ये जो पहला वाला है स्ट्रक्चरल नियोरियलिज्म, ये सबसे ज्यादा प्रभावी माना गया है। ठीक है, आगे देखेंगे तो संरचनात्मक यथार्थवाद की हम बात कर लेंगे आज। और संरचनात्मक यथार्थवाद कहता क्या है, स्ट्रक्चरल नियोरियलिज्म दिस कंटेम्पररी अप्रोच टू रियलिज्म प्लेसेस स्पेशल एम्फेसिस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। तो जो यथार्थवाद की ये नवीन दृष्टिकोण है, ये अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना पर विशेष बल देता है। तो जैसे हमने पहले भी यहाँ पढ़ा था इसकी मूल्य मान्यताओं में, कि ये क्या करता है कि संरचना के अनुसार क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का विवरण करता है। तो हमने पहले ही ये चीज यहाँ पर पढ़ी है, इन्हीं में से सारी चीजें निकल करके आएंगी। तो क्या करता है, तो ये संरचना पर विशेष बल देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस एस्पेक्ट, यहाँ पर हम देखो नव यथार्थवाद के बाद उसके एक स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल नियोरियलिज्म ये अलग अलग कॉन्सेप्ट को लिए हुए होंगे, स्ट्रक्चरल है, लिबरलिज्म है, अलग अलग जो है जितने भी इनके स्वरूप हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट को लिए हुए होंगे। कोई यथार्थवाद के करीब होगा, कोई यथार्थवाद से थोड़ा सा अलग होगा। देखते हैं सेकेंड पॉइंट किसका, स्ट्रक्चरल नियोरियलिज्म का। ये क्या अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि दिस एस्पेक्ट ऑफ नियोरियलिज्म determines international politics not on the basis of national interest but on the structure of the national system। तो नव यथार्थवाद का यह स्वरूप जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का निर्धारण राष्ट्रहित के आधार पर न करके किसे, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के आधार पर करता है। तो ये हमने पॉइंट पढ़ लिए। आगे क्या है कि दिस आइडियोलॉजी कंसीडर्स कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एज द बेसिस ऑफ आईपी। तो यह विचारधारा जो अंतरराष्ट्रीय मतलब आईपी का मतलब हो रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आधार क्या मानता है, जो अंतरराष्ट्रीय ये राजनीति है इसका आधार सहयोग और संघर्ष को मानती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म है, यानी कि जो संरचनात्मक नव यथार्थवाद है, ये इसमें जो है किसको जो है आधार मानता है, तो ये सहयोग और संघर्ष को आधार मानता है। कहाँ, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसमें, उसके अंतर्गत। ठीक है, क्यों मानता है, क्योंकि व्यवस्था एक पक्षी नहीं होती, ऐसा ही मानते हैं। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईपी का आधार क्या है अकॉर्डिंग टू संरचनात्मक नव यथार्थवाद, तो क्या है, सहयोग और संघर्ष दोनों को मानता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द न्यू रियलिज्म, the neorealist approach analyzed realism objectively and scientifically because it is influenced by behaviorist revolution। तो जो नव यथार्थवादी दृष्टिकोण है ये यथार्थवाद को कैसे विश्लेषित करता है, इसको वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक रूप में इसका विश्लेषण किया है, क्योंकि ये प्रभावित है व्यवहारवादी क्रांति से प्रभावित है इसलिए। चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, देख लीजिएगा थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी द पावर ऑफ द स्टेट इज मेड अप ऑफ मेनी एलिमेंट, हेंस पावर मीन्स नॉट ओनली मिलिट्री पावर एज एक्सेप्टेड बाय द ट्रेडिशनल रियलिज्म। तो इस जो ये संरचनात्मक नव यथार्थवाद है, इस विचारधारा के अनुसार क्या है कि राज्य शक्ति के कई तत्वों से मिलकर बनती है, इसलिए शक्ति का तात्पर्य केवल सैनिक शक्ति नहीं है, सिर्फ जो सैन्य शक्ति होती है वही तात्पर्य उसका, शक्ति से सिर्फ उसी का मतलब नहीं है। इसके अलावा जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि भौगोलिक, राजनैतिक, आर्थिक, ये सभी चीजों को, इन सभी कॉन्सेप्ट को किसी राज्य की शक्ति के अंतर्गत जो है लिया जाता है। तो
जो ये संरचनात्मक यथार्थवाद है, जो कि नव यथार्थवाद की एक उपशाखा है, तो ये क्या मानता है कि सिर्फ सैन्य शक्ति को ये नहीं मानता है, जो शक्ति का आधार या शक्ति का मतलब सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं मानता है। इसके अलावा सैन्य शक्ति के अलावा भी और भी वहाँ पर चीजें होती हैं जो कि किसी राज्य की शक्ति के अंतर्गत इंक्लूड होती हैं। और जैसा कि परंपरागत यथार्थवाद ने स्वीकार किया था, और इसके विपरीत जो परंपरागत यथार्थवाद है, जो मार्गेनथाउ का यथार्थवाद है, उसने क्या है, सैन्य शक्ति को ही स्वीकार किया था। सैन्य शक्ति को क्या किया था, किसी राज्य की पावर के रूप में स्वीकार किया गया था। तो परंपरागत यथार्थवाद में सैन्य शक्ति को ही मतलब शक्ति के तात्पर्य में, शक्ति के संदर्भ में देखा गया था, जबकि जो नया नौ यथार्थवाद का संरचनात्मक नौ यथार्थवाद है, तो इसमें क्या है, इसमें सैन्य शक्ति के अलावा बाकी शक्तियां राज्य की देखी जाती हैं, बाकी भी को इंक्लूड किया जाता है शक्ति के अंतर्गत, यानी कि पावर के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज anarchy because there is no central sovereignty due to which a peaceful settlement can be established। तो इस विचारधारा में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की संरचना कैसी है, अराजकतापूर्ण है। ये दूसरा सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है, क्योंकि वहां कोई भी केंद्रीय संप्रभुता नहीं है जिसके कारण शांतिपूर्ण समझौता स्थापित हो सके। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट हो गए, एक तो यहाँ पर कोई जो है केंद्रीय संप्रभुता नहीं है, दूसरा क्या है, ये सिर्फ सैन्य शक्ति को ही सैन्य शक्ति नहीं मानता है, किसी राज्य की शक्ति को सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं मानता है, बल्कि और भी शक्तियां आती हैं। और पहला, और इसके अलावा जो एक और हमने देखा था, तो वो ये था कि ये सहयोग एवं संघर्ष को क्या मानती है, आधार मानती है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको नोट करिए। और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम इज सच दैट नो मैटर हाउ मच द लीडर्स ऑफ द स्टेट आर इंटरेस्टेड इन पीस, द सिस्टम मोटिवेट्स द स्टेट टू वॉर। तो इसमें क्या कह रहा है कि इस विचारधारा के अनुसार होता क्या है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना ऐसी बनी हुई है कि अगर किसी देश के नेता जो हैं ये शांत की लिए चाहे जितना भी प्रयत्नशील रहें, लेकिन व्यवस्था ऐसी है, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, अंतरराष्ट्रीय जो व्यवस्था है इस प्रकार से है कि राज्यों को युद्ध के लिए प्रेरित कर देती है, चाहे नेतागण कितना भी शांत के लिए इच्छुक क्यों ना हो। तो ये यहाँ पर जो है, ये भी एक मेन पॉइंट है आपका कि युद्ध के लिए राज्यों को आगे आना पड़ता है, भले ही वो शांति के लिए इच्छुक हो। व्यवस्था कैसी है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था इस तरह से, कुछ इस तरह से बनाई गई है। अगला क्या है कि केनेथ वॉल्ट्ज, यहाँ पर केनेथ की स्पेलिंग जो है राइट नहीं है, तो वो आप देख लेंगे, थोड़ा सा ऊपर देख लेंगे, ऊपर राइट है। Kenneth Waltz in this book Theory of International Politics emphasizes on the struggle and cooperation to end the war। तो जो केनेथ वॉल्ट्ज होते हैं, ये इन्होंने अपनी पुस्तक थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में युद्ध को समाप्त करने के लिए संघर्ष और सहयोग पर बल देते हैं। तो यहाँ से एक आपका इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट बनता है कि केनेथ वॉल्ट्ज ने, 2 पॉइंट बनते हैं बल्कि, कौन कौन से, पहला हो जाएगा केनेथ वॉल्ट्ज ने युद्ध को समाप्त करने के लिए किस पर बल दिया है, तो सहयोग और संघर्ष पर, संघर्ष और सहयोग इस पर बल दिया है, पहला हो जाएगा। और दूसरा है कि किस पुस्तक में दिया है, तो इनकी जो पुस्तक थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इसमें दिया है। तो 2 पॉइंट इसी पॉइंट से आपके निकल के आते हैं। तो जब आप क्लास लेते हैं या फिर कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, तो वहां से जो मेन पॉइंट है उनको तुरंत ही मार्क कर लीजिए और कहीं पर शॉर्टेड फॉर्म में राइट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे बहुत बड़ा चैप्टर या बहुत बड़ा सा टॉपिक ना पढ़ना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो और फुल रिवीजन करके आप जाएं। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है आपके सक्सेस के लिए, तो इसको कभी भी इग्नोर ना करें।
यानी कि शॉर्ट नोट्स आपके तैयार होते रहें। आप कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई क्लास ले रहे हैं, आपके अपने नोट्स तैयार होते रहने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल नियोलिस्ट, द फंक्शनल बिहेवियर ऑफ द स्टेट इन आईपी इज सिमिलर। बोथ बिग एंड स्मॉल स्टेट आर एंगेज्ड इन acquiring power. That is why मशाइमा, यहाँ पर होगा, इनका नेम गलत है, चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। साइमन हैज बीन गिवन द स्टेट ऑफ द मॉडर्न रियलिज्म ऑफ नियो रियलिज्म। तो जो संरचनात्मक नव यथार्थवादी के अनुसार आईपी में प्रत्येक राज्य का व्यवहार प्रकारात्मक रूप से समान होता है, और चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा हो, क्या होता है, शक्ति के अर्जन में लगे रहते हैं। क्यों शक्ति के अर्जन में लगे रहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमारे पास शक्ति होगी तो हमारे सारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल होते रहेंगे, यानी कि जो राष्ट्रीय हित हैं उनका जो है फुलफिलमेंट होता रहेगा, उनका संवर्धन होता रहेगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चरल डिवीजन considers conflict among states to be limited only to issues because its widespread nature destroys the form of international politics। तो ये क्या कह रहा है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार आईपी से संबंधित समस्या परिस्थिति की देन होती है, और इसीलिए मसाइमन ने नव यथार्थ को आधुनिक यथार्थवाद की संज्ञा दी है। तो ये फर्स्ट वाले का है, यहाँ का है, इसका है। और आगे देखेंगे संरचनात्मक यथार्थवाद जो है, संरचनात्मक नव यथार्थवाद, ये क्या करता है, यथार्थवाद का खंडन नहीं करता है बल्कि विश्लेषण के तरीके में बदलाव कर देता है। जो कि ये पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आपका इस जगह पर कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म डज नॉट रिफ्यूट रियलिज्म बट चेंजेस द मेथड ऑफ एनालिसिस। और जो ये पॉइंट है आपका, स्ट्रक्चरल डिवीजन कंसीडर्ड कॉन्फ्लिक्ट अमंग स्टेट to be limited only to the issue because its widespread nature destroy the form of international politics। तो ये आपका ये पॉइंट हो जाएगा कि संरचनात्मक नव यथार्थवाद राज्यों के बीच संघर्ष केवल मुद्दों तक ही सीमित मानता है, कि संघर्ष उनका जो है, जिस मुद्दों पे उनको संघर्ष है वहीं तक उनका संघर्ष जो है, संघर्ष को मान्यता देता है। क्योंकि संघर्ष का जो बहुत ज्यादा व्यापक स्वरूप है वो क्या करेगा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को नष्ट कर देगा। ऐसा इनका नव यथार्थवादियों का मानना है। जो नव यथार्थवाद के संरचनात्मक नव यथार्थवादी हैं उनका मानना है, जो संरचनात्मक नव यथार्थवाद के मानने वाले हैं उनका ये मानना है कि जो संघर्ष है वो बस इशू पे संघर्ष है वहीं तक वो लिमिटेड होना चाहिए। यदि आगे वो बहुत ज्यादा उसका व्यापक रूप हो जाएगा तो क्या करेगा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप है उसे ही नष्ट कर देगा। तो ये कुछ बातें बताई गई आपको किसके बारे में, जो नव यथार्थवाद का एक उप शाखा है, कौन सी, संरचनात्मक नव यथार्थवाद। ठीक है। और चूंकि ये क्या करते हैं कि जो इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है वो सिर्फ इशूज तक लिमिटेड करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया है कि कोऑपरेशन प्लेज अ पॉजिटिव रोल इन दिस। यानी कि जो ये स्ट्रक्चरल नियोलिस्ट हैं, नियो रियलिस्ट हैं, ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि जो कोऑपरेशन है वो एक क्या है, पॉजिटिव रोल प्ले करता है। ऐसे जो है स्ट्रक्चरल नियो रियलिस्ट मानते हैं। नियो रियलिस्ट थिंकर्स एनालाइज्ड मार्गेनथाउज ओन पीस मेकिंग मेजर्स। तो मार्गेनथाउ के द्वारा जो पीस मेकिंग यानी कि शांति के संवर्धन के लिए कुछ जो बातें शांति निर्मित करने के लिए कुछ उपाय दिए गए, उपाय सुझाए गए थे, तो उनका जो है इन्होंने क्या किया, विश्लेषण किया। किसने किया, जो नव यथार्थवादी हैं उन्होंने किया। और वहां से जो है इन्होंने क्या निकालते हैं, तो जो मार्गेनथाउ हैं इनके द्वारा 3 प्रकार के सुझाव दिए गए हैं। ये यहाँ से एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि मार्गेनथाउ ने शांति के संवर्धन के लिए, पीस मेकिंग के लिए कितने प्रकार के पक्षों का या कितने पॉइंटों का वर्णन किया है। तो यहाँ पर आप बताएंगे आंसर में कि 3, विच आर 3, यानी कि दे आर 3। तो 3 प्रकार के पॉइंट्स का इन्होंने क्या किया है कि वर्णन किया है। कौन कौन से, पीस,
यहाँ पर पीस होगा, पीस बाय रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध द्वारा शांति की बात की है मार्गेनथाउ ने। फिर क्या किया है, पीस बाय वर्ल्ड लेवल यानी कि विश्व स्तर द्वारा शांति की बात इन्होंने करी है। और तीसरा क्या किया है, पीस बाय द डिप्लोमेसी और स्टेट, जो राजनय होते हैं, राजनय या राज्यों द्वारा शांति। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा या, तो राजनय या फिर राज्यों द्वारा शांति की बात की है। ये तीन जो है शांति के सुझाव इन्होंने सुझाए हैं। तो जब नौ यथार्थवादी ये मार्गेनथाउस के पीस मेकिंग मेजर्स को एनालाइज करते हैं तो ये क्या पाते हैं कि दे आर थ्री, मेन कितने हैं, थ्री हैं। कैसे कैसे, कौन कौन से, पीस बाय रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध द्वारा शांति, पीस बाय वर्ल्ड लेवल यानी कि विश्व स्तर द्वारा शांति, और पीस बाय द डिप्लोमेसी और स्टेट यानी कि राजनय या राज्यों के द्वारा शांति। तो तीन प्रकार की शांति की बात मार्गेनथाउ के द्वारा की गई है। लेकिन जो तीनों प्रकार की जो शांति की बात की गई है उसमें जो है सर्वाधिक उपयुक्त किसको माना गया है मार्गेनथाउ के अनुसार, तो मार्गेनथाउ ने राजनय को सर्वाधिक उपयुक्त माना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्गेनथाउ स्टेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इस होगा, स्टेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू मार्गेनथाउ, अकॉर्डिंग टू मार्गेनथाउ क्या है, स्टेट यानी कि डिप्लोमेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पीस मेकिंग। तो ये कुछ हमने बात कर ली किसके बारे में, जो संरचनात्मक नौ यथार्थवाद है। तो आज हमने क्या क्या देखा, एक क्विक रिवीजन लेते हैं मोटा मोटा। तो नौ यथार्थवाद की बात हमने की, और नौ यथार्थवाद के अगर हम देखें कि कौन कौन से मेन जो सपोर्टर हैं वो कौन कौन से हैं, तो केनेथ वॉल्टिज हो गए, जोसेफ ग्रीशपो, रॉबर्ट गिलपिट, वोहेन, रेमंड आरो, चार्ल्स क्रिस्टल ना, ये सभी जो समर्थक इसके हैं। और अंतरराष्ट्रीय ये जो नौ यथार्थवाद है किसका है, यथार्थवाद का ही परिष्कृत स्वरूप है। और इसकी कुछ यानी कि जो नौ यथार्थवाद है इसकी कुछ मूल मान्यताएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये संघर्ष के साथ साथ सहयोग को प्रभावी भूमिका मतलब की बात करता है, यानी कि संघर्ष और सहयोग दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इस नौ यथार्थवाद की मूल मान्यता में आ जाएगा कि ये मानता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक अराजकतावादी व्यवस्था है, यहाँ पर कोई सर्वमान्य अंतरराष्ट्रीय शक्ति नहीं है। जो तीसरी मूल मान्यता किसकी है, ये नौ यथार्थवाद की, वो क्या है कि इसमें क्या है कि राष्ट्रीय हितों के आधार पर जो है ये व्यवस्था नहीं सोचती। कैसे सोचती है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के अनुसार, जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है उसकी संरचना के अनुसार जो है इसमें सारी चीजें डेवलप की जाती हैं। ठीक है, और जो आईपी यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये नौ यथार्थ है, न्यो रियलिज्म है, इसके कई सारे स्वरूप हैं। कौन कौन स्वरूप की बात की हमने, संरचनात्मक नौ यथार्थवाद यानी कि स्ट्रक्चरल आधुनिक यानी कि मॉडर्न न्यो रियलिज्म, उदारवादी यानी कि लिबरल न्यो रियलिज्म, आक्रामक यानी कि अग्रेसिव एंड शांतिवाद यानी कि पैसिफिज्म। इतने सारे हमने न्यो रियलिज्म की बात की है। और इन सभी स्वरूपों में जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमने आपको बताया था, कौन सा था, वो संरचनात्मक यथार्थवाद यानी कि जो स्ट्रक्चरल न्यो रियलिज्म है वो सबसे ज्यादा प्रभावी है। नेक्स्ट हम संरचनात्मक यथार्थवाद पर हमने कुछ मेन पॉइंट देखे जो कि हमने इसमें बात कर ली। तो इसमें भी वही सारी बातें आती हैं कि यहाँ पर कोई सर्वमान्य शक्ति नहीं है, और सहयोग और संघर्ष दोनों को जो है महत्वपूर्ण स्थान देता है ये, और ये व्यवहारवादी क्रांति से प्रभावित है। इसलिए ये किसको, जो यथार्थवाद का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक रूप में किया जाता है इसमें। तो ये सारे कुछ हमने बातें की थी। फिर अगेन हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि जो पीस मेकिंग में मार्गेनथाउ के द्वारा कुछ पॉइंट सुझाए गए, उसमें जो 3 पॉइंट हैं कौन कौन से हैं, पीस बाय रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध द्वारा शांति, और दूसरा था पीस बाय वर्ल्ड लेवल यानी कि विश्व स्तर द्वारा शांति, पीस बाय द डिप्लोमेसी और स्टेट यानी कि राजनय या राज्यों द्वारा शांति। और इन तीनों में जो मार्गेनथाउ के द्वारा पीस मेकिंग के जो मेजर्स दिए गए हैं यानी कि उपाय सुझाए गए हैं, इसमें सबसे ज्यादा इन्होंने मार्गेनथाउ ने किसको महत्व दिया है, तो राजनय यानी कि जो राज्यों द्वारा शांति स्थापना की बात की जाती है,
उसको इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। तो ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मार्गेनथाउ ने पीस मेकिंग में सबसे ज़्यादा किसको इम्पोर्टेंस दी है, तो किसको दी है, राजनय, इस पॉइंट को, यानी कि राजनय या राज्यों द्वारा। तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करेंगे और अगले मिलेंगे हम आधुनिक यथार्थवाद के साथ। जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम आधुनिक यथार्थवाद पर चर्चा करेंगे। और ये सारे नोट्स अगर आप स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे पीडीएफ बना करके, या फिर जो आप नोट्स बना लेते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स जो कि सबसे अच्छे होते हैं, तो आपको कहीं यहाँ वहाँ पीजीटी एंड टीजीटी के लिए कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सफिशियंट है। तो ये सारे जितना भी हमने यहाँ पर दिया है इनके आप नोट्स बनाते रहिए, और जो मैं एक दो बातें अलग से बता जाती हूँ तो उसके भी नोट्स बना लीजिए, और ये सफिशियंट रहेगा आपके सिलेबस, आपके कोर्स के लिए। तो आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करेंगे। और ये वीडियो, यदि आपको ये जो क्लास है, सेशन है, आपको थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो। और साथ में आप हमारे जो चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। जो कोर्स वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है वहाँ पर लगी हुई है, जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट वहाँ पर लगी हुई है, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आपको पॉलिटिकल साइंस की तैयारी के लिए कहीं भी यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर सफिशिएंट जो आपका कंटेंट है वो हमारे प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।